नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज 15 और मैं हूं अंजलि राठौर। लगातार हम लोगों ने चर्चाएं बनाई रखी हैं। सहारा इंडिया के खिलाफ आवाज उठाने वाली वो तमाम चेहरे हमारे साथ एक एक करके मौजूद हैं। अभयदेव शुक्ला जी एक बार फिर से हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनसे हम एक बार फिर से चर्चा करने जा रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द न्यूज 15 में। आप सभी लोगों को बहुत बहुत आभार कि आपने पुनः एक बार हम सभी लोगों को मौका दिया और मुझे पुनः अपने देश के समस्त सहारा पीड़ित निवेशकों और सभी साथियों को से बात करने का जो मौका आपके मंच के द्वारा मिला है। हम आपके चैनल के सभी लोगों का हृदय से आभारी अभिनंदन व्यक्त करते हैं कि आप लगातार देश के गरीब निवेशकों को, शोषित, पीड़ित, वंचित परिवार के लोगों को, जिन लोगों की आवाजें आज प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बड़े चैनलों के द्वारा म्यूट कर दिया गया है, आज ऐसे समय में न्यूज 15 की का ये जो चैनल है और उनके पूरी समूह के लोग लगातार देश भर को आवाज के साथ बने हुए हैं और लगातार देश भर के लोगों को जागरूक का एक बड़ा मंच दे रहे हैं और अपने अधिकारों को लड़ने के लिए वो स्वतः जागरूक करने पे लगे हैं। और उनका अधिकार अगर मिलेगा, कहीं ना कहीं उनका हक कहीं मिलेगा, तो उसमें न्यूज 15 चैनल्स का सबसे बड़ा योगदान रहेगा। आप सभी लोगों को हृदय से अभिनंदन और हृदय से बधाई। जी सर, पिछली चर्चा में हमने आपके मोर्चे को लेकर बातचीत की थी, लेकिन अब बात करने जा रहे हैं कि जिस तरीके से आप सहारा इंडिया के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं। बीते दिनों आपने जो धरना प्रदर्शन किया था दिल्ली में, उसका क्या परिणाम निकला है? अब किस तरीके से जो कहा गया था कि 1 हफ्ते का आश्वासन दिया गया है राष्ट्रपति द्वारा, तो क्या उसका निष्कर्ष आया है आप लोगों के सामने? कितनी आपकी आवाज सामने सुनी जा रही है? देखिए, हम सभी लोगों ने, आप जानती हैं कि लगातार आपने कवरेज किया था जंतर मंतर को 3 दिन लगातार। आप चाहे वो बारिश हो, धूप हो या हमारे बीच में रहने वाले की तपिश हो, उन सबको झेला था आपने। हमारे साथ वो साक्षी बनी थी, जिस साक्षी के आधार पे हम सारे लोगों ने एक बड़े आंदोलन का रूप दिया था दिल्ली जंतर मंतर पे। और पहले दिन और दूसरे दिन गहमा गहमी की स्थिति रही और उस स्थिति के आधार पर हम लोग अपनी बात सरकार तक पहुंचवाने में सक्षम होने का प्रयास करते नजर आए थे। और जिसमें एक हमको आंशिक सफलता के रूप में मिला था कि हमको वहां के स्थानीय प्रशासन के द्वारा ये बात बताई गई थी कि आपको 2 जगहों में से किसी एक व्यक्ति का चयन करना होगा। आप या तो संसद भवन में आप पीएमओ कार्यालय की तरफ या फिर राष्ट्रपति भवन जाके अपनी महामहिम राष्ट्रपति महोदय से बात रखेंगे। आप जानती हैं कि सामूहिक रूप से हम लोगों ने निर्णय लिया था कि हम लोग अपना बात महामहिम जो हमारे यहाँ राष्ट्रपति महोदया उनके पास तक रखेंगे। और हम लोगों को उस दिन शासन के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदया के पास तक ले जाया गया और वहां पे जो हमारी बात रखी गई थी, हम सभी लोगों ने, जो हमारी टीम गई हुई थी, उन 2 प्रतिनिधियों के साथ हमने अपनी बात रखी थी। और वो फॉरवर्ड होके उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर आप इस संबंधित नंबरों पे फोन करके पता कर लीजिएगा कि आपका ये क्या प्रोसेस हुआ था। तो काफी लोग भी, हमको देश भर से लोग लगातार इस पे चर्चा कर रहे हैं। कुछ वीडियोस हमने अपनी भी डाली थी। तो हम आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो ये बता देना चाहते थे कि वहां से संबंधित पीएमओ कार्यालय को पत्र कर दिया गया था और पीएमओ कार्यालय से भी हमारे पास फोन आए थे कि वो संबंधित विभाग को ट्रांसफर कर दिए गए हैं आवश्यक कार्यवाही है। तो उस पे सरकार का एक्शन शुरू हुआ है, सरकार अपनी कार्यवाही शुरू कर दी है, बशर्ते अब हमारे लोगों को उसकी पैरवी करने की जरूरत है। कोई भी कागज इस हिंदुस्तान के तंत्र में जब हम किसी सक्षम अधिकारी के पास जाते हैं, तो आप भी जानती हैं कि ये परिस्थितियां आज के दौर में ऐसी हैं कि आपने अगर कागज चाहे सही या गलत के लिए अपनी बात रखी हो तो बिना पैरवी आगे नहीं बढ़ती। और हमारी पैरवी अब सिर्फ जनता के आंदोलन की पैरवी है। हम पैरवी के तरीके, हमारे पास सिर्फ एक बचे हैं कि हम देश भर में जनता के अदालत में जाएं और जनता की अदालत सरकार से पैरवी के रूप में खड़ी हो अपनी जगहों पे, अपने अपने लोग राज्यों में, अपने अपने जिलों में और विभिन्न संसाधनों का प्रयोग करके हम, चाहे वो कलेक्टर की ऑफिस हो, चाहे एसपी और कप्तान की ऑफिस हो, और
सक्षम अधिकारियों की बड़ी से बड़ी ऑफिस हो, उन सभी का घेराव करें और जनता की अदालत को सड़क पे निकालने के लिए बात करें। अब हमारे पास कोई अदालतें नहीं दिखाई दे रही, सिर्फ जनता की अदालत है और हम अपनी बात सिर्फ जनता की अदालत की तरफ लेके चले। लेकिन सर इसी बात पर कई मोर्चे जो है आपके साथ ही जो आवाज उठा रहे हैं, वो अलग मोर्चे, वो आपके मोर्चे पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने धरना प्रदर्शन किया, राष्ट्रपति महोदया ने आपको 1 हफ्ते का आश्वासन दिया, ऐसी ही प्रक्रिया दूसरे मोर्चों द्वारा पहले भी की जा चुकी है और कहा जा रहा है कि ऐसा कोई भी जो सफल निर्णय है वो अभी तक कोई नहीं निकला है, कोई निष्कर्ष अभी तक नहीं आया है। फिर से आपके मोर्चे द्वारा सेम प्रक्रिया जो है दोबारा से निभाई गई और उसके बाद जो है कोई कानूनी कार्रवाई सामने नहीं आई। तो कई लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ये तो सिर्फ आश्वासन दिया गया था, इसके बाद कोई निष्कर्ष नहीं आया है और कोई कानूनी कार्रवाई जो है मोर्चे द्वारा नहीं की जा रही है। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं और इस चैनल के माध्यम से देश भर के लोगों को जानने की जरूरत, इस देश में संवैधानिक व्यवस्थाओं में एक प्रधानमंत्री, एक देश का राष्ट्रपति हो जी, वो विभिन्न राजनीतिक दलों से होते हुए गुजरता है, कुर्सी पे बैठता है। सत्ताएं चाहे जो भी आती है, चाहे जिस समय की आती हैं, प्रधानमंत्री और हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था में राष्ट्रपति जो होते हैं एक ही होते हैं। और हम सक्षम व्यक्ति के पास अगर जाते हैं तो वो निश्चित तौर पे अंतिम पायदान में चाहे वो राष्ट्रपति होते हैं और या चाहे प्रधानमंत्री होते हैं, वही हमारे संवैधानिक अधिकार को दिलाने के हकदार होते हैं और उनसे ही हम अपनी बात रख सकते हैं। तो आप सभी लोगों को ये बात अच्छी तरीके से मालूम है कि वहां पे हम सभी लोग 3 दिन लगातार जो धरना प्रदर्शन किए थे, उस प्रदर्शन में हमने कहा था कि हम सकारात्मक परिणाम लेके आएंगे और हमने सकारात्मक परिणाम में वो शासन को बाध्य किया था और उस बाध्य के आधार पे वो लोग स्वयं 2 कदम आगे बढ़ के हम लोगों के धरने को एक रूप देने के लिए कि इनकी बातें जनमिन है सुनी जाए, इस नाते हमको देश की सर्वोच्च कुर्सी पे बैठी हमारी राष्ट्रपति महोदया के पास तक हमको लेके गए थे और हमारी बातों को उन्होंने, अब हमारा तो पक्ष ये है कि भाई हम किससे कहने जाएंगे जब हमारे बीच में देश का प्रधानमंत्री, देश की महामहिम राष्ट्रपति, हमारी सर्वोच्च न्यायिक प्रणाली में माननीय सुप्रीम कोर्ट, इन 3 बड़ी संस्थाओं के बाद हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं है। तो निश्चित तौर पे हम जाएंगे तो इन्हीं लोगों के पास जाएंगे। हमने अपना काम, उनका क्या काम है ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। वो गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचितों के लिए जनप्रतिनिधि के साथ साथ देश की सर्वोच्च कुर्सी पे बैठे हैं। अब निर्णय उनके हाथों में, हमने अपनी तरफ से और अपने लोगों की तरफ से पाले फेंक दिए और सक्षम जगह पे अपनी जाके बात रख दी है। और रहा बात कि कुछ लोग प्रश्न उठा रहे हैं, तो कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, इन बातों में क्या रखा है। हम सारी चीजों के चक्कर में नहीं पड़ते। हमारा जो लक्ष्य और ध्येय है, हमारा शुरू से ही इस लक्ष्य और ध्येय है कि हम लगातार 2010 से लेके 2022 तक कानूनी उलझनों में फंसे रहे हैं और हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचता। थानेदार हमारी बात नहीं सुनता क्योंकि उसने घूस खाया, कोतवाल हमारी बात नहीं सुनता क्योंकि उसने रिश्वत खाई होती, हमारी बात कप्तान नहीं सुनता क्योंकि उसके पास बड़े पैकेट पहुंच जाते, हमारी बात जनपद का जिलाधिकारी नहीं सुनता क्योंकि उसके पास पूरा तंत्र पहुंच जाता है और एक हाईजैकर की भूमिका, उसका सहारा प्रबंधन तंत्र के लोग एक प्रभावी ढंग से उनको हाईजैक कर लेते हैं। तो देश में कानून की बात करते हैं तो हम न्यायालयों में के भी चक्कर लगा चुके हैं। बहुत सारे साथी हमारे न्यायालयों में चक्कर लगा के अपना पैसा बर्बाद कर चुके हैं। इतना पैसा बर्बाद कर चुके हैं कि वो जो साथी हैं वो पीड़ित है, आज उनके पास थाने दाने का नहीं रहा। हम इन चक्करों को छोड़िए। अब हमने सारे विश्वास सबके ऊपर जताए, लेकिन हमारा विश्वास सारे विश्वासों के ऊपर से उठ चुका है, सबसे ऊपर उठ चुका है। अब हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरा रास्ता सिर्फ ये है कि हम जनता की अदालत में जाएं। जनता की अदालत देश की सबसे बड़ी अदालत होती है। वो अदालत जो कानून को भी बाध्य कर देती है, कानून में बैठे लोगों को भी बाध्य कर देती है और जो बड़े नेताओं और कुर्सियों पे बैठे लोग हैं उनको भी नतमस्तक कराने का हक माता रखती है। देश के 65 से 70 करोड़ लोग प्रभावित हैं, एक लोग नहीं प्रभावित। और हम लोगों को यही बताने के लिए निकले हैं कि अगर जो व्यक्ति
आज 13 करोड़ लोग और हमारे 12 लाख कार्यकर्ता सब, उनके मुखिया हैं वो, जिनका पैसा फंसा हुआ। ऐसा नहीं है कि कोई सामान्य व्यक्ति हो जिसकी कोई घर में इमेज नहीं हो, वो अपने घर का जीविकोपार्जन भी चलाते हैं और नेतृत्व का क्षमता भी रखते हैं, और उनसे ही उनका सिस्टम संचालित होता है। वो लोग हैं जिनके कहने से उनके 5 घर से 15 लोग प्रभावित होते हैं, 5 से 15 लोग प्रभावित होते हैं जी। तो हम 13 करोड़ लोग हैं जो प्रभावित हैं, और उनके घर के 5 सदस्य यानी 13 5 65 करोड़ लोग और 12 लाख कार्यकर्ता, उनके परिवारों को भी जोड़ लिया जाए, वो लगभग 70 से 80 करोड़ लोग होते हैं। और यहीं तक बात नहीं रुकती, ये आदर्श पीएससीएल जैसी तमाम कंपनियां हैं जिनमें कोई 1 करोड़ लोग हैं, कोई 2 करोड़ लोग हैं, कोई 4 करोड़ लोग प्रभावित हैं। वो निर्णय ले क्या हो जाए। 65 करोड़ बहुत जनता होती है, और वो जनता जिसके एक इशारे पे कहने पे, उसके घर के अभिभावक के कहने पे 5 लोग जहां उसका अभिभावक कहेंगे वहां वो राजनीतिक दृष्टिकोण में अपना सत्ता परिवर्तन के लिए खड़ा हो जाए जी। तो हम यही कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हाथी तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन हाथी के ऊपर एक इंसान बैठा होता है, और वो इंसान भी मायने नहीं रखता। वो इंसान मायने नहीं रखता, लेकिन उसके हाथ में ये जो लोहे का छोटा सा अंकुश होता है मायने रखता है, और हाथी जैसे बड़े जानवर को चाहे जिस रास्ते पे घुमाना चाहता वो घुमाता। और हमारे पास ये वोट का अधिकार जो है वो हमारा वही अंकुश है, और हम उसके वही महावत है। हम सबको कह रहे हैं कि आइए इन सरकार के जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे दिया, जो सिर्फ भ्रष्टाचारियों की बात सुनते हैं, जो सिर्फ अपने फायदे की बात करते हैं, और देश की जनता उसमें पिसती नजर आती है, उनको आईना दिखाने की जरूरत आ गई है। समय आ गया है कि जो गरीबों का व्रत लेके, संवैधानिक शपथ लेके, जो गरीबों, शोषितों, पीड़ितों और वंचितों के लिए उन्होंने शपथ ली है, वो शपथ भूल के वो देश के उद्योगपतियों के हाथों के खिलौने हो गए। इनको समझाने की जरूरत है, या तो सत्ता में रहें, या तो गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों के साथ न्याय कर दें और उनका पैसा वापस दिला दें। एक शर्त पे अब हिंदुस्तान में सरकारें रहें, और सरकारें जाएं कि जो दल मेरी मदद करेगा, हम तभी पूरे सहारा पीड़ित के लोग उस दल के साथ खड़े हो जाएंगे। सरकार को एक चेतावनी है कि सरकार, आप समय रहते समझ लाइए, 2024 का आपने जो परीक्षा पाले रखा है, कहीं ऐसा ना हो वो मंसूबा आपका भगा रखा। अब हिंदू मुसलमान में नहीं आने वाला है, इसी पर जनता विश्वास जता रही है। और दनिया 15 से बातचीत करके जनता ने खुद कहा है कि हमारी जो सीएम योगी आदित्यनाथ है यूपी के, वो सहारा निवेशकों का भुगतान जरूर करवाएंगे, बुलडोजर जरूर चलेगा, उनकी तलवार जल्दी ही सामने आएगी। किस योगी आदित्यनाथ की बात कर रही है जी? किस योगी आदित्यनाथ की बात कर रही है? 1.5 किलोमीटर उनके नाक के नीचे बैठा सुब्रत राय, देश का महाभ्रष्टाचारी, उन अवैध जमीनों पे कब्जा करके महल बनाते रहने वाला सुब्रत राय जैसा भ्रष्टाचारी, उसको पल्लवित पुष्पित करके उसको प्रशय देने वाले योगी आदित्यनाथ। देश में जब बात आती है उत्तर प्रदेश में, तो गरीबों की झोपड़ियों पे तो उनका बुलडोजर चल जाता है, लेकिन बुलडोजर जब देश में ऐसे भ्रष्टाचारी उनके नाक के नीचे रहते हो, तो उनके साथ गुलदस्ता शेयर करते हुए दिखाई देते हैं योगी आदित्यनाथ। किस योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं? लेकिन जो जनता का विश्वास है, फिर वो तो धोखे में है। अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं तो जनता का विश्वास तो धोखे वाला हुआ ना। जनता के ऊपर उन्होंने हिंदू मुसलमान की एक बड़ी सी पट्टी बांध दी है जी। बड़ी सी पट्टी बांधी है। जब चुनाव करीब में आते हैं तो वो हिंदू मुसलमान कह के देश के लोगों में विभाजनकारी नीति को बढ़ावा दे देते हैं। लोग आपस में कटते मरते हैं और उनको सत्ता मिल जाती है। अब ये छलावा नहीं होने पाएगा। ये वो लोग हो सकते हैं जो योगी आदित्यनाथ जी पे विश्वास करके ये कह रहे हो कि वो आएंगे और बुलडोजर लेके उनका न्याय करेंगे और उनके ऊपर भी बुलडोजर चलाएंगे। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि अगर योगी आदित्यनाथ
जी भ्रष्टाचारियों के बहुत बड़े विरोधी हैं, भ्रष्टाचार के विरोधी हैं, तो उनके 1.5 किलोमीटर दूर बैठा, मात्र उनके आवास से 1.5 किलोमीटर दूरी पे सुब्रत राय का एक बहुत बड़ा व्हाइट हाउस है, जिसका आधे से ज्यादा इलीगल तरीके से बना है, अवैध तरीके से बना है। उसको आप तुरंत जांच करके और 1 हफ्ते के अंदर आप उसको बुलडोजर से गिरवाने का काम करें। हम मानेंगे कि देश में सबसे बड़े भ्रष्टाचारियों को अंकुश लगाने वाले योगी आदित्यनाथ है, जो अगर बात करते हैं तो शोषित की भी करते हैं, पीड़ित की भी करते हैं, और सभी वर्ग के लोग उनके लिए वही मायने रखते हैं जो हिंदुस्तान में हैं और हिंदुस्तानी का होने का गौरव प्राप्त करते जी सर, आपका जो मोर्चा है ये आगे किस तरीके का आगाज लेकर आ रहा है अब जनता के बीच में? सरकार तक कैसे अपनी आवाज को बुलंद करके लेकर आ रहा है? देखिए, हमने दिल्ली जंतर मंतर पे ही कहा था जी, दिल्ली जंतर मंतर पे हमने कहा था ये अंजाम नहीं आगाज है। ये आगाज है जिसको हमको भारत के विभिन्न हिस्सों तक ले जाके एक बड़े आंदोलन का स्वरूप दे देगा। जी, बहुत सारी बातें आएंगी और बहुत सारी बातें चले जाएंगी। आंदोलन की लड़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ता और ना पड़ेगा। हमने आते ही उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में आंदोलन की रफ्तार को तेज कर दिया और बहुत जल्दी बस्ती जनपद में से शुरुआत कर रहा हूं। 10 तारीख को बस्ती जनपद में एक भव्य आंदोलन की शुरुआत कर रहा हूं, जो 75 जिलों से होते हुए गुजरेगा और विधानसभा का एक निश्चित तारीख पे उसी 10 तारीख को डेट देंगे और उस विधानसभा का घेराव करके योगी आदित्यनाथ से पूछ ही लेंगे कि ये बुलडोजर आपका कब चलेगा। ये हम लोगों की शुरुआत हो चुकी है। उसके पहले हम लोगों ने भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में आंदोलन की बड़ी शुरुआत कर दी। बड़ी शुरुआत के क्रम में सभी लोगों ने, अभी झारखंड में 2 तारीख को हम जा रहे हैं। 2 तारीख को हम रांची, राजधानी है उस रांची में एक बड़े कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। 7 तारीख को हम धनबाद में कार्यक्रम कर रहे हैं। उसके बाद हम सभी लोग बिहार में एक बड़ी रथ यात्रा की तैयारी कर चुके हैं, जो 38 राज्यों में होके गुजरेगी और सीधे विधानसभा, हम वहां पे गांधी मैदान में इकट्ठा होंगे और वहीं से विधानसभा में से खड़े होके बिहार की सरकार सहित भारत की सरकार से पूछ रही है कि न्याय कब दोगे, न्याय कब दोगे। उसके बीच में पटियाला से हम लोग पंजाब की शुरुआत कर रहे हैं। पंजाब के विभिन्न राज्यों में, प्रदेशों, जिलों में हम सब लोग जा रहे हैं और हमारी पूरी टीम वहां पे काम कर रही है। मध्य प्रदेश में वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने एक एक जिला छान मारा है, एक एक जिला छान मारा और अच्छी भीड़ के साथ देश की सरकार को भी और मध्य प्रदेश की सरकार को भी पसीने छुड़ा दिए हैं। और बहुत जल्दी हम कार्यक्रम तय कर रहे हैं जो सीधे मध्य प्रदेश के विधानसभा का घेराव के लिए तैयारी बन रही है और बहुत जल्दी हम सीधे विधानसभाओं की तरफ तैयारी करेंगे। असम के लोग, यहां यानी असम के लोग तक आंदोलित हो गए हैं और असम में एक बड़ी कमेटी बनकर तैयार हुई है और यही अगले महीने में असम में विधानसभा का घेराव वो सब लोग अपने स्तर से करने की तैयारी बना चुके हैं। राजस्थान में हम भरतपुर से लेके जयपुर तक यात्रा, एक रथ यात्रा निकाल रहे हैं और उस रथ यात्रा के आधार पर जनपद के हर प्रत्येक जनपद को जागरूक करते जाएंगे और जयपुर में एक बड़े आंदोलन की तैयारी के साथ हम विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। हम महाराष्ट्र में, अपने मुंबई में एक बड़े कार्यक्रम की तैयारी कर चुके हैं और लगभग वो तैयारी पूरी हो चुकी है। हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष और पूरी टीम लगातार लगी हुई है। बहुत जल्दी वो डेट भी आ जाएगी। पूरे देश में हम लोग आंदोलन की पूरी तैयारी कर चुके हैं और लगभग हर जनपद में और हर प्रदेश के प्रदेश की नियुक्ति हम लोग लगभग कर चुके हैं। कुछ राज्य बचे हुए हैं, हम लगातार उनको भी प्रयास कर रहे हैं उनके यहाँ लोग, लेकिन हम अभी वहां पे लोगों को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नामित नहीं कर पाए। जी सर, इतने सारे आप लोग आंदोलन करने वाले हैं, प्रदर्शन करने वाले हैं, यदि आपके इतने प्रदर्शन करने के बाद भी सरकार नहीं जागती है, आपकी मांगे नहीं पूरी होती है, तो क्या आगे करने वाले हैं? सदियों से ठंडी बुझी राख सुबह उठी, धरती सोने का ताज पहन इठलाती है। जी, दो रात समय का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। जनता ने मन बना लिया है। 65 करोड़ जनता को और करने का मतलब हिंदुस्तान की सरकार का सत्ता परिवर्तन होना तय है।
हमको नहीं लगता किसी स्तर पे कि देश की सरकारें गंभीर नहीं हो रही। देश की सरकारों ने अपना काम करना शुरू किया है, बशर्ते अब हमको अपना काम करने की जरूरत है। और जो नहीं सुनेगा वो नहीं रहेगा दिल्ली की कुर्सी। ये हम और ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के लोगों का स्पष्ट एजेंडा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर द न्यूज़ 15 के साथ जुड़ने के लिए। ऐसी तमाम चर्चाओं के साथ मैं अंजलि राठौर आप सभी के सामने आती रहूंगी। बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे YouTube पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।